student, today we will revise the question answer and the exercise of the lesson number 2 of geography, जो कि आपका PT2 में आना है। हम उसका रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन। कौन कौन से जो है क्लाइमेटिक फैक्टर जो है जिम्मेदार हैं मिट्टी के निर्माण में। टेम्परेचर एंड द रेनफॉल। मैंने आपको मेन पॉइंट भी भेजे थे इसके अंदर, वो अलग चीज़ है, वो तो याद करने ही करने हैं। ये क्वेश्चन इसके लिए है, लेसन के लिए, जो आप PT2 माने। तो इसमें जो है हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं ओनली ये, तो टेम्परेचर एंड द रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोयल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद है, राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज के दिन जो है लैंड डिग्रेडेशन के जो है दो कारण बताओ भाई, क्यों जो है तो क्या कारण लैंड डिग्रेडेशन के। एक तो वही डिफॉरेस्टेशंस, वनों का कटाव, एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर लैंड्स। खेती के अंदर जो है बहुत सारे जो है केमिकल, रासायनिक खाद और वह कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इसलिए ये दोनों फैक्टर जो है बहुत जिम्मेदार हैं लैंड डिग्रेडेशन से, जिसके मतलब भूमि की गुणवत्ता घट रही है, कम हो रही है। लैंड डिग्रेडेशन को कहेंगे गुणवत्ता। तो वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। भूमि को एक जो महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। देखो भाई, आप जानते हैं सब कुछ भूमि में तो होता है। लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स एज इट प्रोवाइड्स हैबिटेशन टू ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये पेड़ पौधों को, जानवरों को बहुत बड़ा आवास प्रदान करता है। आल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर वेरियस पर्पज। मनुष्य के द्वारा भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो है इसको प्रयोग किया जाता है। सच है, जैसे कि मान लिया एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है, खेती करना, वनों के लिए, खाने खोदना, बिल्डिंग है, घर बनाना है, ठीक है, रोड बनाने हैं, ये सारे काम भूमि के ऊपर तो होते हैं। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण, और यहाँ पर हम उद्योग भी लगाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सरकार ने पौधों को और जानवरों को सुरक्षित करने के लिए कौन से दो कदम उठाए हैं। देखो भाई, टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। एक तो हैज़ सेटअप नेशनल पार्क। तो गवर्नमेंट हैज़ सेटअप नेशनल पार्क, इसको ऐसा कहेंगे, दी गवर्नमेंट हैज़ सेटअप नेशनल पार्क। सरकार ने जो है नेशनल पार्क को जो है सेटअप किया है, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति को जो सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने बहुत सारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्थापित किए हैं, जिसके द्वारा जो है प्राकृतिक वनस्पति को हम सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंड वाइल्ड लाइफ फॉर एग्जाम्पल दी काजीरंगा, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, इन असम में है, ठीक है। हैज़ बीन द किलिंग ऑफ लाइन्स, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द पीकॉक्स, ठीक है। इनके जो है शिकार के ऊपर रोक लगा दी है, लाइन्स के ऊपर, टाइगर के ऊपर, डियर के ऊपर, ग्रेट इंडियन बक बर्ड, द पीकॉक, इनके ऊपर जो है बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, भाई कोई इनको नहीं मारेगा। ये कानूनी जो है मतलब नियम बना दिया, कानूनी तहत है, और उसको दंड मिला तो मारेगा। तो इट हैज़ आल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ द स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स प्रोटेक्टेड। तो अब पौधों से और जो जानवरों से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनके जो है ट्रेड के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, वह बेच नहीं सकते अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट CITES, ठीक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, वही इनके व्यापार नहीं करा जाएगा। बहुत सारे पशुओं की स्किन बेची जाती थी, किसी दांत बेचे जाते थे, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। पानी को सुरक्षित, पानी का संरक्षण करने के लिए 3 उपाय बताओ भाई। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो।
3 ways टू द कंजर्व वाटर, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक तो जो है बारिश का जो पानी होता है उसको सुरक्षित रखो भाई, भंडारण करो। फिर है लाइनिंग इरिगेशन कैनाल टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। तो एक जो है लाइनिंग इरिगेशन कैनाल, नहरों का पानी जो है खेतों तक ले जाया जाए ताकि जो है सीपेज ऑफ वाटर का सिस्टम जो खत्म हो सके। रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाई प्रमोटिंग अफोरेस्टेशन। और भाई एक ग्राउंड वाटर को जो है प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वनों के द्वारा होगा, पेड़ लगाएं ज़्यादा, तभी पानी नीचे जाएगा। ठीक है। और फिर हम जो अंधाधुंध जो यूज़ कर रहे हैं पानी का वो भी प्रयोग ना करें भाई। ठीक है। विच इज द करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा जो है सोयल फॉर्मेशन के लिए फैक्टर नहीं है? देखो भाई, टाइम, सोयल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। तो कौन सा नहीं है? सोयल टेक्सचर, इसका कोई फैक्टर से मतलब नहीं है मिट्टी का निर्माण, क्योंकि ये मिट्टी का एक ढांचा ही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सोयल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। जो तेज ढाल है वहाँ पर जो मिट्टी कटाव को रोकने के लिए कौन सा तरीका जो है इनमें सबसे अच्छा है? ठीक है। एक तो शेल्टर बेल्ट भाई, मल्चिंग और टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन सीढ़ीदार जो खेत होते हैं ना, उसके द्वारा जो उसको मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से निम्नलिखित कौन सा जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए फेवरेबल नहीं है? देखो भाई, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। बल्ब को बंद कर दो जब यूज नहीं करा जा रहा, तो इससे प्रकृति को फायदा होगा। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। यूज़ करने के बाद टेप को बिल्कुल बंद कर दो। डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉविंग। तो यूज़ के बाद जब पॉलीपैक्स को भी दबा दो। तो ये डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, ये इसने इसका ना दिया। तो हम ये कहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, इसमें दे रखा है इन्होंने ये, लेकिन मेरा मानना ये है, क्या हम जब जो है बल्ब को ऑफ कर देंगे जब उसका प्रयोग ना हो, बल्ब जलता रहे या बल्ब जो है बंद हो जाए, क्या इसका प्राकृतिक वातावरण के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? इससे प्रदूषण फैलता बल्ब जलने से होता है क्या? तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी तो द स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, जब प्रयोग नहीं है तो बल्ब को बंद कर दो। ये जो है फेवरेबल नहीं है इन्वायरमेंट के, ठीक है ना। और डिपोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, और ये तो भाई उसमें तो फिर होगा ही, पर्यावरण में पॉलीथीन वगैरह ऐसे गिरेंगे तो उसमें फेवर भी होगा, नुकसान भी होगा, ठीक है ना, सारी चीज़ होंगी। तो फिर है मैच द फॉलोइंग। देखो भाई पहले एक साइड के पढ़ेंगे, लैंड यूज, ह्यूमस, रॉक डैम्स और अरेबल लैंड्स। ठीक है। तो लैंड यूज भाई, अच्छा, प्रिवेंटिंग सोयल इरोजन, लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव यूज ऑफ ए लैंड। तो लैंड यूज का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, मतलब भूमि का उपजाऊपन के हिसाब से प्रयोग करना, मतलब बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करना सोच समझ के, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सोयल। जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, वो सारे जो है मिट्टी की ऊपरी परत में हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। क्या ये इसका आंसर बनता है? ह्यूमस, ह्यूमस, ठीक है। तो फिर अब अच्छा, फिर कंटावर फ्लोइंग। कंटावर फ्लोइंग कहाँ होगी भाई? कहाँ होगी कंटावर फ्लोइंग? कहीं नहीं होगी, एक ज़्यादा दे रखे उन्होंने। तो रॉक डैम, रॉक डैम क्या काम करेगा? प्रिवेंट द सोइल इरोजन, वो मिट्टी के कटाव को रोकेगा, ठीक है। और अरेबल लैंड क्या होगा भाई? लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो जो भूमि जो है खेती के लिए उपयोगी हो उसको अरेबल लैंड कहेंगे। अब देखिए भाई, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू राइट द रीजन। अब ये नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं, अब ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये बताना है। यदि ट्रू है तो इनका रीजन देना है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है अधिक जनसंख्या वाले हैं। क्यों है भाई? बिल्कुल सही बात है। इसका क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लेन्स एंड द रिवर्स वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। जो मैदान हैं या नदी घाटी हैं वो जो हमेशा खेती के लिए एक अच्छी भूमि प्रदान करते हैं। तो दीज आर द डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये संसार के जो सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं।
एक बात तो, जहाँ पर जो कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा, खेती नहीं होगी, तो वहाँ लोग जाएंगे क्या? जब जहाँ पर जो प्लेन एरिया, वहाँ पर जो है रोड भी बन सकते हैं, बिल्डिंग भी बन सकती है, खेती भी हो सकती है, सब कुछ होता है। तो जहाँ पर लोगों को खाने पीने का ढंग से मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, वहीं तो जाएंगे लोग। इसीलिए जो है जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के एरिया जो है, ये सारे डेंसली पॉपुलेटेड हैं। फिर दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। तो प्रति व्यक्ति जो पानी की जो उपलब्धता है इंडिया के अंदर, वो कम होती जा रही है भाई। बिल्कुल सही बात है। तो इसका कारण देखिए भाई, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द वाटर इज ए प्रेजेंट इन एविडेंस। हालांकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। फ्रेश वाटर इज ए स्केर्स रिसोर्सेज, जबकि जो ताज़ा पानी है वो हमारा बहुत कम मात्रा में है, इसकी कमी है। अवेलेबिलिटी इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के बहुत सारे क्षेत्रों में तो फ्रेश पानी की बहुत कमी है। तो ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ वाटर, एक तो पानी की वेस्टेज, अच्छा, डिफॉरेस्टेशन वनों का कटाव, एंड द पोल्यूशन प्रदूषण, एंड द डिप्लीशंस ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्व्स, और जो फ्रेश पानी के जो साधन थे उनका नष्ट होना, सच एज रिवर्स है एंड ग्राउंड वाटर है, ये खराब हो गई है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज फास्ट डिक्लाइनिंग। तो इस प्रकार से पानी की उपलब्धता जब प्रति व्यक्ति भारत के अंदर कम होती जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है तीसरा, रो ऑफ द ट्री प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया। जो समुद्री तटीय मैदान हैं या क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है पेड़ों की जो है पंक्तियाँ लगाई, पंक्तियों में पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है। दी विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो हवा का चलना जो उसको क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। देखिए भाई, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है। क्यों है? इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब? इंटरक्रॉपिंग तो चेंज करके फसलों को बोना होता है ना। तो डिस्क्राइब्ड प्रोसेस इज कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट, इसको शेल्टर बेल्ट बोलेंगे। इंटरक्रॉपिंग इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेट रोज। अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, इसको इंटरक्रॉप कहेंगे। एंड आर शोन इन द एट डिफरेंट टाइम्स, और विभिन्न समय पर उगाई जाती हैं। टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम द रेन वॉश, और मिट्टी को जो है रेन वॉश से बचाने के लिए। ठीक है। अब आगे है ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव का जो ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है और जो परिवर्तन हो रहे हैं जलवायु के अंदर, कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। तो बिगाड़ेंगे, मेंटेन कहाँ से होंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स है। तो मनुष्य ने तो सारा मामला खराब रखा है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड द क्लाइमेटिक चेंजेस फॉर द मोस्ट पार्ट एडवर्सली अफेक्ट द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो वो जो है इकोसिस्टम के बैलेंस के अंदर जो है बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, उसका बैलेंस हो नहीं पाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन थे। आपको इसका टेस्ट भी देना है, सोमवार को इसका आपका टेस्ट होगा। इन क्वेश्चनों को याद कर लें, ढंग से लिख लें, नहीं लिखे तो किसी बच्चे ने लिख लें। ठीक है। और मैं ये वीडियो आपके पास सेंड करूँगा। अब आपका रिवीजन नहीं चलेगा, हमारा लेसन तो बहुत हो चुके हैं। अब हमने डेली जो है रिवीजन के लिए भेजेंगे, और जो है एक दिन फिर आपका टेस्ट ले लिया करेंगे। ठीक है। तो इसलिए कोर्स ढंग से पढ़ें और तैयार करें। ओके, बाय।